नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक किताब की समीक्षा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक परियोजना के जन्म की कहानी है। बिल्कुल। ये किसी एक व्यक्ति के लिखने से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं अनीता अरविंद सराफ की कृति गायत्री चैतन्य के बारे में। और इसका पूरा शीर्षक ही अपने आप में गहरा बयान है। गायत्री चैतन्य, विश्व की अनंत अच्युत शक्ति, भाग 1। हाँ, इस शीर्षक का हर शब्द मतलब सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। पहली बात तो यही है कि हम आमतौर पर गायत्री मंत्र सुनते आए हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ गायत्री चैतन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हाँ, और ये बहुत बड़ा फर्क है। मंत्र सुनते ही लगता है कि कुछ जपना है, कुछ दोहराना है, एक क्रिया है। हाँ, लेकिन चैतन्य शब्द से ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी जीवंत क्रियाशील शक्ति की बात कर रहे हैं। एकदम सही। ये शब्द इसे एक कर्मकांड से उठाकर एक अनुभव के स्तर पर ले जाता है। और फिर आगे का हिस्सा है विश्व की अनंत अच्युत शक्ति। अच्युत यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, कभी नष्ट ना हो। तो ये इसे किसी एक व्यक्ति की साधना से निकालकर मतलब ब्रह्मांड की एक मूलभूत शक्ति के रूप में स्थापित कर देता है। और अंत में लिखा है भाग 1, जिसका सीधा मतलब है कि ये तो बस शुरुआत है। एक बहुत बड़ी यात्रा का ये पहला कदम है। तो सवाल ये उठता है कि इस विशाल ज्ञान यज्ञ की शुरुआत करने वाली लेखिका कौन है? एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये कि किताब पर उनके नाम के नीचे लेखक नहीं बल्कि संग्रहकर्ता लिखा है। अच्छा, संग्रहकर्ता? हाँ, और ईमानदारी से कहूँ तो आज के दौर में संग्रहकर्ता या कंपाइलर शब्द सुनते ही दिमाग में आता है कि किसी ने बस अलग अलग जगहों से जानकारी इकट्ठा करके एक जगह रख दी है। बिल्कुल। तो इसमें मौलिकता कहाँ है? देखिए, ये सवाल आज के इस ओरिजिनल कंटेंट वाले जमाने में बहुत स्वाभाविक है। हाँ। आज हम कंपाइलर को अक्सर एक दूसरे दर्जे का काम मानते हैं। सही। लेकिन अगर हम अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को देखें तो वहां इस भूमिका का सम्मान बहुत ऊंचा है। जैसे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास, उन्हें तो हम लेखक ही मानते हैं। नहीं, उन्हें वेदों का लेखक नहीं बल्कि विभाजक या व्यवस्थापक कहा जाता है। अच्छा। ज्ञान तो पहले से मौजूद था, बिखरा हुआ था। उन्होंने उस ज्ञान को 4 वेदों में व्यवस्थित किया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे आसानी से समझ सकें। बिल्कुल, और उसका उपयोग कर सकें। ये कोई छोटा काम नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ लेखिका की भूमिका भी कुछ वैसी ही, एक तरह से ज्ञान की वास्तुशिल्पी जैसी। बहुत सुंदर उपमा है ये, ज्ञान की वास्तुशिल्पी। सोचिए, जानकारी तो ईंटों की तरह इंटरनेट पर और किताबों में बिखरी पड़ी है। आप गूगल पर कुछ भी खोजें, लाखों ईंटें मिल जाएंगी। हाँ, जानकारी का तो ढेर लग जाएगा। लेकिन उन बिखरी हुई ईंटों से एक सुंदर, मजबूत और रहने लायक इमारत बनाने के लिए एक वास्तुशिल्पी, एक आर्किटेक्ट की दृष्टि चाहिए। और लेखिका ने वही किया है। हाँ, उन्होंने ज्ञान के उन टुकड़ों को एक ऐसे सुसंगत रूप में ढाला है जिससे एक भव्य ज्ञान का महल तैयार होता है। ये ज्ञान के वास्तुशिल्पी वाली बात तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन कोई भी वास्तुशिल्पी हवा में तो इमारत नहीं बनाता। उसे ईंटें, सीमेंट, ये सब चाहिए होता है। कच्चा माल। हाँ, तो इस मामले में लेखिका की ईंटें कहाँ से आईं? और यही बात इसे और भी खास बनाती है। कैसे? उन्हें इन ईंटों के लिए कहीं बाहर जाना ही नहीं पड़ा। उनके अपने घर में ही वेद, उपनिषद और गायत्री से जुड़ी किताबों की एक छोटी सी लाइब्रेरी है। अरे वाह! उनका शोध वहीं से शुरू हुआ। उन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया और फिर उसे एक नई संरचना में प्रस्तुत किया। और इस ज्ञान के महल का जो भौतिक रूप है, यानी एक किताब, उसे देखकर भी लगता है कि इसमें कोई समझौता नहीं किया गया है। हाँ, बिल्कुल। ये एक उच्च गुणवत्ता वाली हार्ड कवर जैकेट वाली किताब है और इसकी कीमत भी सामान्य से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, इसकी तुलना एक तरह से इंडी फिल्म से की जा सकती है। इंडी फिल्म मतलब जैसे कोई फिल्मकार किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के दबाव में आए बिना बिल्कुल अपने विजन को पूरी ईमानदारी से पर्दे पर उतारता है। एकदम। यहाँ भी लेखिका को अपनी गहरी सोच को उसके मूल सार के साथ प्रस्तुत करने की पूरी आजादी मिली है। लेकिन इससे एक और सवाल भी खड़ा होता है। वो क्या? जब कोई बड़ा पब्लिशिंग हाउस नहीं होता तो एक संपादकीय टीम का समर्थन, गुणवत्ता की जांच, ये सब। हाँ, वो सब नहीं होता, तब किताब की विश्वसनीयता पे सवाल उठ सकता है। और एक बात और है, पहला संस्करण जून 2023 में आया। ठीक है। और सिर्फ 1.5 साल के अंदर दिसंबर 2024 में एक परिशोधित दूसरा संस्करण आ गया। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। कोई ये भी सोच सकता है कि क्या पहले संस्करण में कुछ कमियां या गलतियां थी जिन्हें इतनी जल्दी सुधारना पड़ा? हाँ,
और एक लेखक के लिए ये मानना तो काफी हिम्मत की बात है। आमतौर पर लेखक अपने काम का बचाव करते हैं। सही कहा, लेकिन यहाँ इसे दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। किस नजरिए से? ये एक रीप्रिंट नहीं है, ये रिवाइज्ड एडिशन है, एक संशोधित संस्करण। इसका मतलब ये है कि लेखिका ज्ञान को एक पत्थर की लकीर नहीं मानती। उनके लिए ज्ञान एक बहती हुई नदी है। मतलब इन 1.5 सालों में उनका अपना अध्ययन और शोध रुका नहीं? बिल्कुल। उन्हें जो नई अंतर्दृष्टि मिली, या शायद पाठकों और विद्वानों से जो प्रतिक्रिया मिली, उसे शामिल करके उन्होंने इस ग्रंथ को और भी संपूर्ण बनाने का प्रयास किया है। हाँ, यह दिखाता है कि यह कोई लिखकर खत्म कर दिया गया प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का एक जीवंत, सांस लेता हुआ भंडार है जो समय के साथ और समृद्ध हो रहा है। इस स्तर की प्रतिबद्धता और हिम्मत के पीछे सिर्फ अकादमिक रुचि तो नहीं हो सकती। नहीं, इसके पीछे कोई बहुत गहरी और व्यक्तिगत प्रेरणा होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, और वो प्रेरणा हमें गुरु शिष्य परंपरा की ओर ले जाती है। अच्छा। लेखिका बचपन से ही दत्त भक्ति से जुड़ी थी और मुंबई के कन्नड़ दैनिकों के लिए दत्त जयंती पर विशेष लेख भी लिखती थी। अच्छा, तो लिखने का अनुभव उन्हें पहले से था? हाँ, और इसी पृष्ठभूमि में एक दिन उन्होंने अपने गुरु से बहुत ही सहजता से एक सवाल पूछ लिया। क्या सवाल था? उन्होंने पूछा, आप अन्य सभी देवताओं की तुलना में गायत्री साधना पर इतना जोर क्यों देते हैं? यह एक शिष्य का बहुत ही स्वाभाविक और अच्छा प्रश्न है। हाँ, और आमतौर पर गुरु इसका कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक जवाब दे सकते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय एक आदेश दिया। आदेश? उन्होंने कहा, तुम खुद इस पर शोध करो और एक किताब लिखो। कमाल है। ये तो वैसा ही है जैसे कोई कुकिंग शो का जज किसी प्रतियोगी को सिर्फ ये बताने के बजाय कि तुम्हारी डिश में नमक कम है, उसे कहे जाओ और दुनिया की सबसे बेहतरीन नमक की रेसिपी खोज कर लाओ। क्या बात है, बहुत अच्छी तुलना है। गुरु ने उन्हें सिर्फ जवाब नहीं दिया, एक मिशन दे दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये एक जिम्मेदारी का हस्तांतरण था। गुरु ने अपनी शिष्या की ज्ञान की प्यास और उसकी क्षमता को पहचान कर उसे एक बड़ा उद्देश्य दे दिया। इसीलिए ये ग्रंथ किसी बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं, बल्कि एक गुरु आज्ञा से जन्मा है। हाँ, लेखिका अपनी प्रस्तावना में लिखती भी है, गुरु आज्ञा को शिरसावहित कर मैंने ये अध्ययन शुरू किया। इस एक वाक्य में ही उनका पूरा समर्पण भाव झलकता है। सही कहा, मतलब गुरु की आज्ञा को सिर माथे पर रखकर मैंने ये काम शुरू किया। लेकिन लेखिका के व्यक्तित्व का एक और पहलू है जो मुझे बहुत चौंकाता है और सोचने पे मजबूर करता है। वो क्या है? उलझन में हूँ। फेंग शुई जो घर में चीजें कहाँ रखनी है ये बताता है, और गायत्री मंत्र जो एक विशुद्ध आध्यात्मिक साधना है। इन दोनों में कोई भी सीधा संबंध मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ये तो सेब और संतरे की तुलना करने जैसा नहीं है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। पहली नजर में ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल अलग लगती हैं। बिल्कुल। एक पूरब की है तो दूसरी सुदूर पूरब की। एक का संबंध बाहरी दुनिया से है और दूसरी का भीतरी दुनिया से। हाँ। लेकिन यही इस कृति की और लेखिका की दृष्टि की खासियत है। वो ज्ञान को भौगोलिक या सांस्कृतिक सीमाओं में बांधकर नहीं देखती। तो फिर इन दोनों के बीच का जोड़ क्या है? वो समान सूत्र क्या है? ऊर्जा या चैतन्य का प्रवाह। ऊर्जा। हाँ, दोनों ही प्रणालियां इसी मूल सिद्धांत पर काम करती हैं, बस उनके रास्ते अलग हैं। कैसे? फेंग शुई हमारे आसपास के भौतिक जगत यानी हमारे घर, हमारे दफ्तर में ऊर्जा के प्रवाह को, जिसे वे ची कहते हैं, उसे सुगम और संतुलित बनाने पर काम करती है। अच्छा, तो ये एक बाहर से भीतर यानी आउटसाइड इन का मार्ग हुआ। बिल्कुल। आप अपने बाहरी वातावरण को ठीक करते हैं ताकि आपके मन पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। एकदम सही। और गायत्री साधना क्या करती है? वो भीतर काम करती है। हाँ, वह हमारे भीतर के सूक्ष्म शरीर में मौजूद उसी जीवन शक्ति यानी प्राण शक्ति को जागृत करने का लक्ष्य रखती है। तो ये हुआ भीतर से बाहर, इनसाइड आउट। बिल्कुल, यह भीतर से बाहर सामंजस्य बनाने का मार्ग है। आप अपने भीतर की ऊर्जा को साधते हैं, जिससे बाहरी दुनिया को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाता है। अरे वाह, अब ये संबंध साफ हुआ। तो मतलब ये सिर्फ दो अलग अलग परंपराओं का मेल नहीं है, ये एक ही समस्या को दो अलग अलग सिरों से पकड़ने जैसा है। बहुत बढ़िया। आप या तो अपने घर का वास्तु ठीक करके मन को शांत करें, या मन को साध कर पूरी दुनिया को ही अपना घर मान लें। क्या बात है। दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाहरी सामंजस्य आंतरिक जागरण में मदद करता है और आंतरिक जागरण हमें बाहरी दुनिया की उथल पुथल से
अप्रभावित रहना सिखाता है। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। शायद हम बाहरी सजावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो दिखती है और आसान लगती है। सही है। मन के इंटीरियर पर काम करना ज्यादा मुश्किल है ना? बिल्कुल। वैसे इस तरह की अलग अलग धाराओं को जोड़ने के लिए एक विश्लेषणात्मक दिमाग भी चाहिए। सिर्फ श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से। और यही उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि काम आती है। अच्छा, क्या पृष्ठभूमि है उनकी? वो मूल रूप से विज्ञान की छात्रा रही हैं। उन्होंने हुबली के प्रतिष्ठित पीसी जाबिन साइंस कॉलेज से पढ़ाई की है। ओहो, साइंस की स्टूडेंट। हाँ, तो इसका मतलब है कि उनमें सिर्फ भक्ति या विश्वास के आधार पर कुछ भी मान लेने के बजाय सवाल पूछने, विश्लेषण करने और तर्क की कसौटी पर कसने की प्रवृत्ति शुरू से ही रही होगी। हाँ, और विज्ञान की उस ठोस नींव के ऊपर उन्होंने बाद में शास्त्रों का ज्ञान खड़ा किया। कैसे? उन्होंने कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एक संस्थान से अप्लाइड वैदिक साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया। यहाँ अप्लाइड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वही मैं इसी पर आ रहा था। अप्लाइड यानी प्रायोगिक। इसका अर्थ है कि वैदिक ज्ञान को सिर्फ एक सिद्धांत या पुरानी कहानी के रूप में नहीं पढ़ना, बल्कि ये देखना कि उसे आज के जीवन में हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने में कैसे लागू किया जा सकता है। एकदम। तो एक तरफ विज्ञान का प्रश्नवाचक दृष्टिकोण और दूसरी तरफ शास्त्रों का व्यवस्थित और प्रायोगिक अध्ययन। इन दोनों का संगम ही उनकी कृति को वो विश्वसनीयता और गहराई प्रदान करता है। बिल्कुल, ये भक्ति और तर्क का एक बहुत ही संतुलित मिश्रण है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो तस्वीर काफी दिलचस्प बनती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक गुरु के आदेश से प्रेरित, विज्ञान की नींव पर आधारित फेंगशुई जैसी विविध ज्ञान प्रणालियों को एक साथ लाने वाला और समय के साथ लगातार विकसित हो रहा एक विशाल आध्यात्मिक ग्रंथ है। हाँ, और यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आज के समय में आध्यात्मिक साहित्य एक नया रूप ले रहा है। सही कहा। इसमें पारंपरिक श्रद्धा भी है, आधुनिक शिक्षा का तर्क भी है और लेखिका का अपना व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये तीनों का संगम है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? यही कि कैसे कोई व्यक्ति दो पूरी तरह से अलग दिखने वाली सांस्कृतिक ज्ञान प्रणालियों जैसे चीनी वास्तुशास्त्र और वैदिक गायत्री तत्व के बीच एक समान सूत्र खोज सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि अलग-अलग संस्कृतियां अलग-अलग समय पर एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के लिए बस अपनी अपनी भाषा और अपने अपने रूपकों का इस्तेमाल कर रही थीं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद ज्ञान की कोई भौगोलिक या सांस्कृतिक सीमाएं होती ही नहीं है। हो सकता है कि सत्य का शिखर एक ही हो, बस उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग घाटियों से होकर गुजरते हों। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।